अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज को, जिसमें से हमारे पास पहला एमसीक्यूज कुछ ऐसे तरह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स इज ई, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज डबल and the potential difference between the plates is increased by a factor of 4. What is the new electric field strength? कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन है वो अगर हमारे पास d है एंड द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स इज v, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी हमारे पास E इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय d के बराबर। अब v को हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं और d को हम डबल करते हैं, तो हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी कुछ इसी तरह कि 2 को 4 के साथ कट करते हैं, सो दैट विल बी 2 and 2 v डिवाइडेड बाय d। अब v डिवाइडेड बाय d हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E के, सो दैट इज 2 and 2e। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को इंक्रीज करते हैं बाय फैक्टर ऑफ 4 एंड सेपरेशन को डबल करते हैं, तो हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू भी डबल हो जाती है, जो कि है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी 2e। ना एमसीक्यू नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the diagram shows a thunderstorm whose base is 500 meters above the ground. The potential difference between the base of the cloud and the ground is 200 megaohm. A raindrop with a charge of 4.0 10 to the power minus 12 coulomb is in the region between the cloud and the ground. What is the electrical force on a raindrop? कहते हैं अगर हमारे पास ये क्लाउड है जिसमें थंडरस्टॉर्म आकर हो रही है, इसकी बेस जो है वो हो ग्राउंड से 500 मीटर की बुलंदी पर है। इसी क्लाउड में हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जिस पर चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 4.0 10 की पावर माइनस 12 कूलम के। तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस रेन ड्रॉप पर लगने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हम फाइंड करते हैं इसी एक्सप्रेशन से, दैट इज F इज इक्वल टू EQ। फर्दर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है V डिवाइडेड बाई D के एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई Q। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, V की वैल्यू हमारे पास है 200 मेगा ओल्ड, तो इसको हम लिखेंगे 200 मेगा की जगह हम लिखेंगे 10 की पावर 6, डी की जगह हम लिखेंगे 500, क्यू हमारे पास जो है चार्ज ऑन रेन ड्रॉप जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4.0 10 की पावर माइनस 12 कूलम। इन तीनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इससे आंसर आएगा 1.6 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए। नाउ एमसीक्यूज नंबर थर्ड हमारे पास कुछ इसी तरह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज E when another sheet of equal and opposite charge is placed at a certain distance d so that the two sheets are parallel, the electric field intensity between the sheets is। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है। याद रखिए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस का मतलब यही होती है कि अगर वो शीट जिसमें हम एज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट नहीं करते, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो उस शीट को हम कहते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है E। हम मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। तो एक शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसको हम फाइंड करते हैं गॉसेस लॉ से,
जो कि बराबर होती है 6 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसको हम मान लेते हैं कि ये E1 है। इसी शीट के साथ एक दूसरे शीट को हम एक सर्टेन डिस्टेंस D पर रखते हैं इसी तरह, और इस दूसरी शीट पर इसको हम लाते हैं, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों के बीच हमारे पास सेपरेशन D है। दूसरा वाला जो शीट है हम उसको इसी तरीके से लिखते हैं ताकि ये पहला वाला शीट और दूसरा शीट जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ये दो शीट्स हमारे पास अब बन गई पैरेलल प्लेट्स शीट्स। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम फाइंड करते हैं E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से। So we divide this E2 divided by E1. So this is E2 divided by E1. E2 की वैल्यू हमारे पास है 6 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 6 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लिकेशन को हम कन्वर्ट करते हैं डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आगे वाला जो टर्म्स है वो उलट हो जाएगा। सो दैट विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा सिग्मा के साथ चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ। सो दिस E2 डिवाइडेड बाय E1 दैट विल बिकम एज 2 E को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी E2 इज इक्वल टू 2E1। यानी दोनों शीट्स के बीच, दोनों पैरेलल प्लेट शीट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डबल हो जाती है, जो कि है हमारे पास ऑप्शन B2E। नाउ MCQs नंबर 4 हमारे पास कुछ इसी तरह के द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास वो सरफेसेस होते हैं जिस पर किसी चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो एक पोटेंशियल सरफेस पर अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पोटेंशियल सरफेस से चार्ज क्यू से, यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्यू है, तो इस पोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगी? तो दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, सो लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑप्शन ए। नाउ MCQs नंबर 5 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q is E. An electron is placed at a certain place such that its weight is equal to the electric force, then the electric field intensity is ES. एक चार्ज है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम मान लेते हैं कि ये E है, ये हमारे पास चार्ज Q, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। इसी तरीके से लिखते हैं कि इस पर लगने वाली जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम फाइंड करते हैं EQ से एंड वेट को हम फाइंड करते हैं W इज इक्वल टू mg से। दोनों साइड को Q पर डिवाइड करते हैं, सो दैट इज E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई Q। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं E से, सो दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई E। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी on the electron that of the charge will be equal to mg divided by E, जो कि है हमारे पास ऑप्शन C। Now MCQs नंबर 6 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि at a distance of 1 meter the potential due to charge Q is 5 volt. What will be the value of the potential at a distance of 3 meter? कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q है 1 मीटर डिस्टेंस पर, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट।
तो इसी चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले को हम मान लेते हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको हम फाइंड करते हैं V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर के। 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर मान लें कि इसकी पोटेंशियल 1 मीटर पर है, V1 इज के क्यू डिवाइडेड बाई R1, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू है V2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R2 के। तो V2 को हम V1 पर डिवाइड करते हैं एंड देन वी सिंप्लीफाई इट, सो वी विल गेट द आंसर इज 5 डिवाइडेड बाई 3, वो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी। Now, a system consists of two electrons. MCQ number 7. A system consists of two electrons. One electron is moved towards the other through external force. The electrical potential energy of the system will be. तो एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम U डिफाइन करते हैं, दैट इज KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R से। अब यहाँ पर जो सिस्टम वो जो है कंजिस्ट है 2 इलेक्ट्रॉन पर, तो इसकी जो पोटेंशियल इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू -E, दूसरे पर भी हमारे पास -E डिवाइडेड बाई R, तो दैट विल बी ke² डिवाइडेड बाई R। अब हम जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहले वाले की सिमत में ला रहे हैं, अगर ये मान लेते कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम इसी साइड पर इसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ला रहे हैं, तो हमारे पास R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब R की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल और जो डिस्टेंस R है उसके बीच इनवर्स रिलेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे की सिमत में ले जाने से R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब R की वैल्यू डिक्रीज हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगी। So that is option A is the correct option. It will be increases. Now MCQ number 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the work done in carrying a charge of 4 coulomb between 2 point A and B inside an electric field of strength E is 16 joule. The potential difference between point A and B is. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q से। वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है 16 जूल, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास है 4। तो 16 को जब हम 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, इट इज 4 वोल्ट, 4.0 वोल्ट। MCQ नंबर 9 हमारे पास कुछ इसी तरह है कि strictly speaking the ratio of the mass of negatively charged bodies to the mass of the positively charged identical bodies is. Mass of negatively charged bodies, mass of negatively charged bodies, negatively NCB, negatively charged bodies, ये हमारे पास ग्रेटर होती है मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बॉडी से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में हमारे पास चार्ज बॉडी में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी से ज़्यादा होती है। तो जब हम मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज को, जब हम मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो ये किस तरह होगी, तो देखिए मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ये कम होगी, मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कम आ रही है और ऊपर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सो मास ऑफ electron, mass of the negative charge body is greater than mass of the positive charge body, so its ratio will be greater than 1, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी। नाउ लास्ट MCQs हमारे पास कुछ इसी तरह है कि an electric field lines of force is leaving a charged spherical conductor. What is the angle between the surface of conductor and the electric field lines of force?
ये हम मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम में गिवन है, ये हमारे पास है एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जो जा रही है वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर के साथ किस तरह रिलेटेड होगी। तो ये स्ट्राइक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस जो है वो कंडक्टर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक होगी। तो सरफेस ऑफ द चार्ज के कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी सरफेस को परपेंडिकुलर होगी, जो कि एंगल बनाएगी हमारे पास 90 डिग्री के, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी।